बैंक ऑफ बड़ौदा प्रेजेंट्स गुफ्तगू। जब कोई अपना जताता प्यार है, वो पल ही तो त्योहार है। अपने सपनों के घर को जब मिलता आकार है, वो पल ही तो त्योहार है। कोई पूरी करे ख्वाहिश जब बिना इजहार है, वो पल ही तो त्योहार है। अपने हर पल को बनाइए खुशियों का त्योहार, बड़ौदा होम लोन्स और कार लोन्स के साथ। बैंक ऑफ बड़ौदा। रेख्ता फाउंडेशन का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान, मशहूर अभिनेता मनोज बाजपेयी। कोई मेरी फीलिंग को 3 अक्षरों में कैसे समझ सकता है? भावात्मक, एन अनकंट्रोलेबल अर्ज। मगर आसमान में थूकने वाले को शायद ये पता नहीं है कि पलट के थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरेगा। करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। मनोज बाजपेयी भारतीय सिनेमा के बेहद कामयाब और लोकप्रिय अभिनेता मनोज बाजपेयी। मनोज बाजपेयी की गिनती भारत के उन एक्टर्स में की जाती है जिनकी शोहरत कमर्शियल और नॉन कमर्शियल दोनों धाराओं में एक जैसी है। फिल्मों में अपनी रियलिस्टिक और एक्सपेरिमेंटल एक्टिंग के जरिए मनोज बाजपेयी ने मेथड एक्टिंग को ढंग से साधा है। मनोज बाजपेयी का जन्म 23 अप्रैल 1969 को पश्चिमी चंपारण के बेतिया जिले के बेलवा गांव में एक किसान परिवार में हुआ। बचपन से ही एक्टिंग का जुनून उनके सर चढ़कर बोलता था, लिहाजा बेतिया से 12वीं करने के बाद मनोज बाजपेयी ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली के रामजस कॉलेज आ गए। दिल्ली में रहते हुए एक संघर्षमय जीवन बिताते हुए मनोज बाजपेयी ने अपनी एक्टिंग स्किल्स पर काम करना कभी नहीं छोड़ा। ग्रेजुएशन के बाद मनोज बाजपेयी ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेना चाहा, जिसमें नाकामियां ही उनके हिस्से आईं। मनोज बाजपेयी के लिए यह बेहद निराश करने वाला था, मगर बैरी जॉन की एक्टिंग वर्कशॉप्स उनकी जिंदगी में एक सुनहरा मौका लेकर हाजिर हुई। यहाँ सीखते और काम करते हुए अपनी प्रतिभा और मेहनत की बदौलत बहुत कम वक्त में मनोज बाजपेयी ने थिएटर सर्किल में अपनी पहचान बना ली। मनोज बाजपेयी ने अपने फिल्म करियर की शुरुआत 1994 में द्रोहकाल और बैंडिट क्वीन जैसी फिल्मों के जरिए की, मगर उन्हें पहचाना गया 1998 में आई राम गोपाल वर्मा की फिल्म सत्या में भीखू महात्रे के लिए। मारना ये अमिताभ बच्चन। मार 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 मार। क्या रे? 1999 में आई फिल्म शूल में मनोज बाजपेयी ने एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर का लीड रोल निभाया, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर का खिताब मिला। मेरे पापा को गुस्सा जब आता है, धक्के मारे टीवी कपाटे हिल जाता है। पापा का गुस्सा कैसा है, दादा सिंह जैसा। देखो 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 देखो। 2003 में अमृता प्रीतम के उपन्यास पर आधारित फिल्म पिंजर में राशिद के किरदार के लिए मनोज बाजपेयी को स्पेशल जूरी अवार्ड दिया गया। कुछ बरसों के संघर्ष के बाद मनोज बाजपेयी ने 2010 में आई फिल्म राजनीति में एक भ्रष्ट पॉलिटिशियन की कामयाब भूमिका निभाई। 2012 में आई गैंग्स ऑफ वासेपुर में मनोज बाजपेयी ने सरदार खान का किरदार निभाकर अपने अभिनय कौशल का लोहा मनवा लिया, और आज दिनों दिन उनकी कला में निखार आता ही जा रहा है। एसपी साहब, अपना कुर्सी पे बैठे रहेंगे तो सबके लिए अच्छा रहेगा। उनको पता नहीं कौन है विधायक में हाथ उठाता तुम। एसपी साहब, एक विधायक को सरेआम थाने में थप्पड़ मारने के लिए कितना दिन जेल में रहना पड़ता है? पर एसपी साहब हम हो जाएंगे अब तो अंदर ले।
कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने मनोज वाजपेयी को 2019 में पद्मश्री से नवाजा। तेवर, अलीगढ़ और भोंसले जैसी फिल्मों और फैमिली मैन जैसी वेब सीरीज के जरिए मनोज वाजपेयी आज भारत में सिनेमा प्रेमियों के दिलों की धड़कन बने हुए हैं। फिल्मों के कई अभिनेता मनोज वाजपेयी को अपना आदर्श मानते हैं और मुख्तलिफ किस्म के किरदारों को बड़ी आसानी से निभा सकने की काबिलियत उन्हें डायरेक्टर्स का भी चहेता बनाती है। मैं देशपांडे ये पूछता है, ये चीफ मिनिस्टर काय नाम है रे बाबू? चीफ मिनिस्टर नायक से, और ये पुलिस के लोगों से जो सरकार का गुलामी करता है। इस सरकार का एक ही मंत्र है, राम नाम जपना। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी। बातों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले हम अपने देखने वालों को याद दिलाएं, बल्कि उन्हें याद भी होगा कि गुफ्तगू की प्लेलिस्ट में पहले हम मनोज वाजपेयी के साथ एक लंबी बातचीत कर चुके हैं और पिछले 10 वर्षों में गुफ्तगू की यात्रा में शायद ये पहला मौका है। दूसरा कहूँगा क्योंकि एक मौका हमने श्याम बेनेगल जी के साथ लिया था जब संविधान सीरीज़ आई थी। तब वो प्रोग्राम था तो गुफ्तगू टाइटल में ही, लेकिन वो संविधान सीरीज़ के कुछ अनछुए पहलुओं को सामने लाने के लिए किया गया था। इस तरह अगर हम किसी गेस्ट के साथ लंबी गुफ्तगू में आज दोबारा हैं तो मनोज जी पहले गेस्ट होंगे। बहुत बहुत स्वागत है। और ये कहते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि 5 साल पहले करीब हमने आपके साथ जो बातें की थी उसमें आपकी शुरुआती ज़िंदगी, आपके थिएटर का सफ़र और सिनेमा तक की कुछ बातों पर अच्छे ढंग से हमने तब बातें की थी। 5 साल गुज़रते गुज़रते बहुत सारी अच्छी और बुरी दोनों बातें हुई हैं। बहुत सारी अच्छी फिल्में और OTT पे वेब सीरीज़ आपकी आईं। इस बीच आपको पद्मश्री भी मिला और इसी बीच पेंडेमिक आया और हमने बहुत सारे अपने प्रिय लोगों को खोया। आज 2021 को जब हम बातें कर रहे हैं, इस समय आपके मन में क्या पहली चिंताएं या पहली वो बातें क्या हैं जो इस वक्त मन में पहले पहले आती हैं? सबसे पहले तो जो मन में आती है कि क्या समाज या पूरी दुनिया वापस अपने पहले की स्थिति में जा पाएगी। अभी मैं आते हुए यही सोच रहा था कि क्या फिर से मुंबई वही शहर हो पाएगा जो ये था? क्या फिर से दुनिया उसी रूप में सामने आएगी पैंडेमिक जाने के बाद? क्योंकि पैंडेमिक तो जाएगा, और लेकिन क्या इस ये जो घाव दे के जाएगा, घाव वो कभी भर पाएगा? वो कभी भर पाएगा कि नहीं? क्या जो इसने पूरा तहस नहस और पूरा एक विध्वंस जो हुआ है, वापस से दुनिया उसी रूप में अपने आप को खड़ा कर पाएगी कि नहीं? ये सारे सवाल हैं जो एक व्यक्ति के तौर पे मैं सोचता रहता हूँ और उस पर एक संदेह आता है। संदेह, और मेरे ख्याल से वो संदेह वाजिब भी है कि इतने बड़े संहार के बाद तो कभी भी दुनिया वापस से अपने पुरानी वास्तविक रूप में लौटी नहीं है। ये भी नहीं लौटेगी। अगर नहीं लौटेगी तो उसका वास्तविक रूप होगा क्या? वो चाहे आप हों, चाहे मैं हूँ, चाहे इस दुनिया के जितने भी विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, सबके सब इस दुविधा में हैं और सबके सब गेस ही कर रहे हैं। आने वाली दुनिया के रूप को लेकर, आने वाली समाज के आचरण और व्यवहार को लेकर, आने वाले पर्यावरण के रूप को लेकर के, या इंसानी जीवन और स्थिति को लेकर के हम सब लोग सोच रहे हैं। यही दिमाग में घूमता रहता है। और अमूमन मैं और मेरी पत्नी, हम लोग सुबह चाय पे हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं, चाहे सामाजिक बातें हों, राजनीतिक बातें हों, सांस्कृतिक बातें हों। तो आज हम इसी के बारे में बात कर रहे थे। इसीलिए जब आपने ये सवाल पूछा तो एकदम से ये जवाब भी मेरे मन में आया कि हम यही जो पहली चीज़ सोचते हैं हम वही सोच रहे हैं, और कुछ आता नहीं है दिमाग में आपके। क्योंकि देखिए, सामान्य दिनों में जैसे कि
अब आज से 2 साल पहले तक की जो ज़िंदगी चली आ रही थी, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि अचानक उस चलती हुई ज़िंदगी को ऐसा ब्रेक लग जाएगा। और हर गुज़रते दिन के साथ कोई ना कोई ऐसी अप्रिय ख़बर भी, अपनों को बिछुड़ना, उनका साथ छूटना। तो एक तरह से कहिए कि आदमी जीवन के अस्तित्व, संसार के होने और उसमें अपने सपनों की, इन सब चीज़ों की फ्यूटिलिटी के बारे में जैसे सोचने लग जाता है। ये तो पैंडेमिक ने सच आप कहते हैं कि ये एक स्थिति पैदा कर दी है कि क्या हम सिनेमा घरों में दोबारा एक ही अनुभव के साझीदार बन पाएंगे, जो एक बहुत ख़ास बात। सिनेमा घर में एक साथ 400 लोग, 600 लोग, सिंगल स्क्रीन के दिनों में और ज़्यादा लोग बैठकर देखा करते थे और एक ही अनुभव के एक साथ साझीदार होते थे। आज OTT के केस में या जो पूरा डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, उसमें एक आदमी, सिर्फ एक आदमी एक कंज्यूमर के तौर पर होता है। अगर इस बारे में सोचिए तो इसने भी हमारी पूरी एक सामूहिक स्मृति को जैसे कि थोड़ा सा हिलाया। इस सिलसिले में एक उदाहरण देता हूँ कि एक फ़िल्म देखने के बाद एक ज़माने में आप दोबारा उसे देख नहीं सकते थे जब तक कि आप फिर एक्स अमाउंट पैसा खर्च ना करें। अभी आप फिल्म चल रही है, आपको मालूम है कि आप दोबारा देख सकते हैं, रोक सकते हैं, उसे मेमोराइज़ कर सकते हैं इतनी बार देखकर। वहाँ तो सिर्फ एक पहला अनुभव होता था और आपको मालूम होता था कि आपके साथ और भी बहुत सारे लोग फिल्म देख रहे हैं। तो ये जो अनुभव में बदलाव है, ये एक कलाकार के परफॉर्मेंस को भी शायद असर उस पर डालता होगा कि आखिरकार अब आप उस जो सामूहिक स्मृति के लिए नहीं बल्कि इस बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, सिनेमा तो लौटेगा और उस पर किसी को संदेह होना भी नहीं चाहिए। किस रूप में लौटेगा, क्या उसकी स्थिति होगी, क्या वास्तविक रूप होगा उसका, आज से समझिए 1 साल के बाद या 2 साल के बाद जब भी पैंडेमिक ख़त्म होगा, लौटने के बाद अगर हम ये कहें कि वो फिर से वापस उसी तरह से हो जाएगा, ये नहीं होने वाला है। क्योंकि जो जिस तरह के ज़ख्म मिले हैं सारे के सारे सेक्टर को, वो जल्दी से वापस से उस तरफ लौटने की कल्पना करना भी जो है मेरे ख्याल से थोड़ी जल्दबाजी होगी और थोड़ी मैं कहूँगा कि एक अनरियलिस्टिक चीज़ होगी। क्योंकि हमको भी पता है और मुझे पता है, पता नहीं कितना हमारे ट्रेड के लोगों को पता है कि बहुत सारे सिनेमा हॉल बंद हो गए, नहीं बर्दाश्त कर पाए, उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है उतनी बड़ी प्रॉपर्टी को। क्या इस और दूसरा लोगों का भय, वो जल्दी जाने नहीं वाला है कि एक साथ एक ही कमरे में एक ही हॉल में बैठ करके फिल्म देखना। तीसरी बात ये कि तब तक OTT अभी ही इतना ज़्यादा जड़जू अपने फैला चुका है घरों में, और वो इतना सारा एक बड़ा संसार लोगों के सामने उसने पेश कर दिया है कम पैसे में। कम पैसे मतलब अगर आप उसको तुलना करें, अगर थिएटर में जाकर के जो पैसे आप खर्च करते हैं उसके रेशियो में अगर आप देखें तो उसने एक पूरा बड़ा संसार आपके सामने पेश कर दिया है चुनाव करने के लिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और जब उसकी आदत भी लग चुकी है दर्शक को, तो क्या इन सारे कारणों के बाद सिनेमा क्या अपने पुराने स्थिति में लौट पाएगा? मुझे लगता है नहीं लौटेगा, लेकिन सिनेमा लौटेगा। किस रूप में होगा, क्या उसकी वस्तु स्थिति होगी, क्या उसके रूपरेखा होगी, ये समय आने वाला समय बताएगा। मैं नहीं बता सकता और मेरे ख्याल से कोई भी नहीं बता सकता। हर आदमी गेस कर रहा है, अपने अपने हिसाब किताब आंकड़े उस पर जमा रहा है। किसी के पास पूर्ण रूप से उत्तर नहीं है, लेकिन आपके प्रश्न का अगर उत्तर दो तो हाँ, वो जिसको कम्युनिटी व्यूइंग कहते हैं, सामूहिक जो आप स्वाद लेते थे आप, वो वापस लौटेगा। लेकिन उसकी रूपरेखा के बारे में अभी हम में से कोई भी उसको बताने की स्थिति में नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पे चाहता हूँ सिनेमा लौटे। मैं व्यक्तिगत तौर पे चाहता हूँ कि किसी एक ही मीडियम का या प्लेटफॉर्म का कि अपना रौब नहीं रहना चाहिए, या उसकी मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, एकाधिकार नहीं होना चाहिए। ये एक प्रजातांत्रिक समाज का कि बहुत ही जिसे कहें हेल्दी इंडिकेशन नहीं है। जितने माध्यम रहेंगे
सैटेलाइट रहे, OTT रहे, सिनेमा रहे, शॉर्ट फिल्म्स रहें, जितने ये अलग अलग तरीके से के माध्यम रहेंगे उतना जो है ये सब कुछ बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से ऑपरेट होगा, प्रजातांत्रिक तरीके से इसमें इस ये अपने गति में रहेगा। मोनोपोली या एकाधिकार होने के बाद चीज़ें थोड़ी सी वो ऐसे तरफ जाती हैं जो ज़्यादा हेल्दी होता नहीं है। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे चाहूँगा कि सारे माध्यम एग्जिस्ट करें, सरवाइव करें। वो कब तक हो पाएगा इरफान, वो आप बता पाएंगे ना मैं बता पाऊँ। तो अब तक की इस छोटी सी बातचीत में हमने ज़्यादा फोकस पेंडेमिक, क्योंकि वो अभी हमारे लिए सबसे बड़ी एक चिंता का विषय है जो हमारे सपनों को, हमारे जीवन की आगे की योजनाओं को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है और एक वास्तविकता है। लेकिन उससे अलग थोड़ा बातों का रुख मोड़ते हुए अगर आपसे पूछें कि फिर आज जब हम बातें कर रहे हैं तो समाज जिधर जा रहा है, विकास का जो एक पूरा चक्र चल रहा है और जिसके सपने में, जिसके प्रभाव में आपसी रिश्तों पर भी आप देखेंगे कि कुछ आप भी देख पाते हैं। हालांकि आप बहुत कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी पुराने दोस्त हैं, पुराने सहकर्मी हैं, घरेलू रिश्ते हैं, सबके बीच में कुछ बदलाव सा आपको इस विकास की जो का बुलडोज़र आगे बढ़ रहा है इसमें। देखिए, ग्लोबलाइजेशन ने तो दुनिया को बदला है। कुछ एक क्षेत्र जो हैं वो विकास के रास्ते पे गए हैं, लेकिन समाज जो है उसके टुकड़े भी हुए हैं, परिवार के टुकड़े हुए हैं। और इस बारे में ये जो आपने सवाल किया है, ये मेरी चिंता, ये बड़ी मेरी इस बारे में जो है गहन चिंता भी करता रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा जब बचपन गुजरा वो एक संयुक्त परिवार में गुजरा, और उसके बाद मैंने चूल्हे बर्तन बढ़ते हुए भी देखे। फिर मैं समाज में अपने भाई बहनों को अलग अलग अपने अपने जीवन में व्यस्त होते हुए देखा, और अपने उस छोटे से परिवार के साथ अलग होते हुए भी देखा। सिर्फ कभी समारोह में या किसी उत्सव पे आप मिल लिए तो मिल लिए। पैंडेमिक ने बहुत कमाल का काम किया है। वो उसका जो सबसे बड़ा जो देन होने वाला है, लोगों का मोह भंग होना पैसे से, लोगों का मोह भंग होना कमर्शलाइजेशन ऑफ लाइफ एंड वर्ल्ड से, लोगों का आध्यात्म को लेकर के रुचि बढ़ना, वो मेरे ख़्याल से वो जितना इंटेंस हुआ है इस पूरे दौरान में, वो मेरे ख़्याल से इसके पहले नहीं हुआ था। धरती के बारे में और पर्यावरण को लेकर के लोगों की चिंता जितनी इस बार रही है, उतना मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ये बड़ा कुछ सकारात्मक चीज़ें हुई हैं इस दौरान में। लोग जब शुरुआती दौर में झाड़ू लगा रहे थे अपने घरों में, तो उसके फ़ोटो वो सोशल मीडिया पे डालते थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये 2 महीने का कार्यक्रम नहीं है, ये 1.5 साल हो चुके हैं। और 1.5 साल में कम पैसे में गुजारा करना, कम ज़रूरत के साथ रहना, अपना काम स्वयं करना, परिवार और रिश्तेदारों और दोस्तों की हालचाल लगातार जानते रहना, ये समाज ने अपने आप को एक दूसरे से जोड़ा है। पैंडेमिक ने जोड़ा है इसको। जब दूसरा जो वेव आया था, दूसरी लहर जब आई थी, उस दौरान में आपने ये अनुभव किया, मैंने अनुभव किया, चाहे हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हुए लोगों की परेशानियों में, और ये पूरा देश हुआ। बिल्कुल, जिससे जो बन पड़ा उसने किया। उस समय में मुझे लगा कि ये पैंडेमिक ने लोगों को एक दूसरे से जोड़ा है। जबलपुर में कोई अगर जीवन मौत की लड़ाई लड़ रहा था, तो साउथ इंडिया से कोई उसके लिए प्लाज्मा का इंतज़ाम कर रहा था। बिल्कुल, समाज को आज पैसे से ज़्यादा महत्व तो समझ में आया है आपसी रिश्तों का, इंसानी रिश्तों का, मदद का, सामाजिक कर्तव्य का। ये एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। अभी इस बात को अगर अलग करें, आपकी बात का जवाब दूँ, तो जो मेरी जो दूसरी परेशानी है वो आपके प्रश्न से मुताल्लिक है कि हम बड़े न्यूक्लियर हुए कुछ सालों में।
कम से कम 2 दशक में हम न्यूक्लियर फैमिली के नाम पे हम कुछ ज़्यादा ही न्यूक्लियर हुए। न्यूक्लियर होते गए, हम इतने न्यूक्लियर होते गए कि हमें ये पता ही नहीं चला कि बगल के फ्लैट में जो एक व्यक्ति रहता था वो कब गुजर गया, हमें पता नहीं चला। हमने कभी सोचा भी नहीं कि एक बार दरवाज़ा खटखटा के तो देखूं कि क्या हाल है उसका। हम इतने न्यूक्लियर हुए, न्यूक्लियर के नाम पे स्वार्थी हो गए। हम अपने जीवन में ऐसे खो गए कि हमें अपनी फ्रिज की चिंता रही कि हम उसको अपग्रेड कैसे करें, लेकिन हमें ये चिंता नहीं रही कि मैं जिस दरवाजे को क्रॉस करके मैं लिफ्ट ले रहा हूँ उस दरवाजे के भीतर के व्यक्ति की क्या हालत है। जिस तरीके से कमर्शलाइजेशन में हम घुसे और इंसानी फितरत के ऊपर उसका दर्जा दिया जब हम उसी समय हमने सब कुछ खो दिया। मेरे ख्याल से ये पैंडेमिक जो है बहुत सारी चीज़ों को बदलने के लिए आया। मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं बड़ा जो एक बैलेंस जो गड़बड़ हुआ था, बिगड़ा हुआ था, इसको भी बनाने के लिए आया। ये बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हमें चेताने के लिए भी आया है, बहुत सारी चीज़ों को स्क्रू टाइट करने के लिए भी आया है। तो अगर हम उस इंडिकेशन को ले रहे हैं, अगर हम उस हिंट को समझ पा रहे हैं, उस इशारे को समझ पा रहे हैं, तो हम कर रहे हैं एक समाज के तौर पे, जो कि आप भी देख रहे होंगे कि हम सब अपने अपने अंदर में बदलाव कर रहे हैं, व्यक्ति के तौर पे, समाज के तौर पे और राष्ट्र के तौर पे। अच्छा, अगर आप देखें कि पहले की तुलना में, OTT आने से पहले की तुलना में व्यस्तताओं का जो आपका दौर था, उसमें कोई बदलाव सिग्निफिकेंटली अभी आया कि पैंडेमिक से पहले की व्यस्तताएं और अब तो पूरा सिनेमा फॉर्मेट ही अभी रुका हुआ है, तो एक तरह से सब कुछ OTT के लिए ही हो रहा है। तो OTT पे इरफान हुआ क्या है कि आपको बताऊं कि चूँकि कहानी प्रधान होती है, कंटेंट कहानी प्रधान होती है, तो लेखक प्रधान हो जाती है। कहानी प्रधान होते के साथ ही वो लेखक का माध्यम हो जाता है। और लेखक आज का जो है सबसे, हमारे दौर का सबसे बड़ा जिसे कहें स्टार है OTT के माध्यम पे। जब लेखक प्रधान हो जाता है तो आपको कई तरीके की कहानियाँ गढ़ी जाती हैं और लेखकों को एक पंख लग जाते हैं उनकी कल्पनाओं को, जिसके कारण हमारे जैसे अभिनेताओं की आवश्यकता होती है जो एक ख़ास तरीके के बैकग्राउंड से आए हैं, चाहे मैं हूँ या बाकी जो भी रंगमंच से, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। हमारी व्यस्तता बढ़ी है, ज़ाहिर तौर पे बढ़ी है, काफ़ी बढ़ी है, क्योंकि उन कहानियों में हमारी ज़रूरत है और बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं और बहुत सारी कहानियाँ हैं, और बहुत सारी कहानियाँ होने के कारण बहुत सारे अच्छे अच्छे निर्देशक व्यस्त हुए हैं। जब अच्छे अच्छे निर्देशक व्यस्त हुए हैं, अच्छी कहानियाँ हैं, तो लोगों को जो है लोग उसके लिए, उन चरित्रों के लिए अच्छे अभिनेताओं को ढूंढते हैं या काबिल अभिनेताओं को ढूंढते हैं, या जो उनका काम करके दे। ऐसे में हमारी, चाहे वो नवाज़ हो, चाहे पंकज हो, चाहे के हो, और गुलशन हो या फिर विजय हो, ये सब लोग बहुत व्यस्त हो गए हैं। आप किसी को भी उठा के देखें, सब के पास बहुत काम है, किसी के पास कोई समय भी नहीं है कि एक बार बैठ के गप भी मार ले। अच्छी स्थिति है। मैं ये कहूँगा कि आज हर कोई जो काबिल है किसी भी डिपार्टमेंट का, उसको काम मिल रहा है, उसको एक जीवन दान मिला है और अपनी कला को दिखाने का उसे मौका मिला है, तो जो कि एक अच्छा समय है, जो कि OTT के कारण आ पाया है। सिनेमा के पास इतनी कुव्वत नहीं थी ना, सिनेमा हमारे हिंदुस्तान में मेन स्ट्रीम सिनेमा के पास ना वैसी कल्पना शक्ति थी, ना उसके अंदर में कुव्वत थी कि वो इतने सारे अलग अलग प्रतिभाशाली लोगों को वो काम दे पाए, ना उनके फॉर्मेट में वो फिट होते थे, जिसके कारण हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादातर बड़े से बड़े अभिनेता और या अभिनेत्रियाँ, हमने उनको बर्बाद किया, हमने उनको वेस्ट किया। लेकिन OTT के कारण जो आगे की पीढ़ी के जो अभिनेता हैं, उनको वो न्याय मिल रहा है और काम मिल रहा है। मुझे याद आता है कि पिछली बातचीत में बहुत लंबी चर्चा बैरी जॉन की आपने की थी, जिनका आपके ऊपर बहुत कर्ज है एक तरह से देखिए। तो लेकिन मैं ये नहीं पूछ पाया आपसे कि आपका जो एक्टर है वो क्या तरीक़ा अपनाता है
एक दूसरा चरित्र बनने के लिए, ये मेरा बड़ा आपसे मन है, क्योंकि बहुत लोग ये इस बात की तारीफ़ करते हैं आपकी कि आप एक बहुत ही जादुई ढंग से अपने आप को कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये आपका क्या तरीक़ा है कि आप इम्पर्सोनेट जो करते हैं उसमें चरण अगर आप बिंदुवार ढंग से बताएं कि पहले ये करते हैं, फिर वो करते हैं, फिर वो करते हैं, फिर वो बन जाते हैं? देखिए, अब अलग अलग किरदार अलग अलग फिल्म का हिस्सा होता है, अलग अलग स्क्रिप्ट का हिस्सा होता है, और अलग अलग डायरेक्टर उसको निर्देशित कर रहे होते हैं। तो ज़रूरी ये होता है एक एक्टर के लिए कि कभी वो एक मेथड को, एक प्रिपरेशन के तरीके को, एक प्रक्रिया को कभी वो सत्य न माने, क्योंकि आप अलग अलग डायरेक्टर के अलग अलग कहानी के किरदार को निभाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन चूँकि आपने पूछा है तो मैं आपको, अब जैसे अलीगढ़ फिल्म है, उसके किरदार को करने के लिए जब मैं लगातार स्क्रिप्ट पढ़ा 2-3 बार पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इनका समलैंगिक होना मेरे लिए कोई बहुत फोकस की बात नहीं होनी चाहिए। इनका साहित्य, मराठी साहित्य, मराठी लिटरेचर जिनको ये पढ़ाते थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और इनका संगीत के प्रति प्रेम, ये मेरे तैयारी का हिस्सा होना चाहिए। अब इसको कैसे करूं? अब मुझे उस कैरेक्टर तक भी पहुंचना है, और ये सारी चीज़ें उनके अंदर में मुझे ढूंढनी है। तो सबसे पहले मैंने मराठी सीखना शुरू किया। तो जो असिस्टेंट डायरेक्टर आता था, जो कि मराठी साहित्य में बहुत ही पारंगत था, उसको 10 दिन तक ये लगता रहा कि मुझसे मराठी में ये मराठी क्यों सीख रहा है, ये मराठी क्यों पढ़ रहे हैं, मेरे सामने 4-4 पेज ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं। फिर मुझे कहते हैं कि मराठी पोइट्री कहीं पे यूट्यूब पे सुनाओ, वो करता था मैं। 10-12 दिन 15 दिन गुजर गए, और मैं लगातार सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर, मराठी लिटरेचर पे, उसके शब्द, उसके पोइट्री रेसिटेशन के वीडियोस, या मराठी संगीत आशा जी का या लता जी का गाया हुआ या किसी और गायक का गाया हुआ, यही सब कर रहा था मैं। 3-3 घंटे मैं उसके साथ बैठ के यही काम करता था। और मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर को ये 15 दिन के बाद उसने मुझसे कहा कि मेरे सामने मैंने कैरेक्टर को बनते हुए देखा, मुझे लगा कि आप पता नहीं क्यों कर रहे हो, क्योंकि मराठी में तो एक्टिंग करनी नहीं है आपको, करनी तो हिंदी में। तो उस कैरेक्टर को मैंने साहित्य के ज़रिए पकड़ने की कोशिश की, और मैंने पकड़ा उसको। उसके अलावा आप एक छोटा सा वीडियो था जो कि बरखा दत्त के साथ प्रोफेसर सीरस का था, एक इंटरव्यू NDTV पे, वो वीडियो को जो है बार बार करके मैं देखता रहता था, वो असिस्टेंट डायरेक्टर के जाने के बाद। और उनकी चाल कैसी होगी, वो किस स्पीड पे चलेंगे, उनकी चलने की जो गति होगी वो किस तरीके की होगी, चलते हुए क्या वो ज़्यादा अपने ख्याल में रहेंगे, या फिर अगर वो सर झुका के चल रहे हैं तो वो सोच रहे हैं, या फिर वो लोग उनको देख के क्या सोच रहे हैं, ये वो उनके अंदर में चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों पे अगर वो बैठेंगे तो कैसे बैठेंगे, अगर वो बैठने जाएंगे तो किस गति से बैठेंगे। तो ये इन सारी चीज़ों पे जब मैं काम कर रहा था, तो मैं जब अपने घर में काम करता हूँ तो मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है, अब मैं कैसे काम करूँ, आप ये सोचेंगे। लेकिन जब मैं अपनी पत्नी से बात भी कर रहा होता हूँ तो मैं कितनी बार मैं ऐसे करते हुए अब आके बैठा, तो मैं ऐसे करके बैठा, मेरी पत्नी ने अचानक कहा कि तुम्हारे बैक में प्रॉब्लम है क्या? तो मैंने कहा नहीं वो ऐसे ही। अच्छा रोल की तैयारी कर रहे हो? हाँ। तो कितनी बार तो मैं वहाँ पे अलीगढ़ के प्रोफेसर सीरस को मैंने उल्टा पकड़ा था। अमूमन आप लैंग्वेज या इन सब चीज़ों पे जो है आप बाद में जाते हैं, पहले आप आदमी तैयार करते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा जो मैं काम करता हूँ वो ये है कि 5 बार 7 बार 10 बार पढ़ के मैं नोट डाउन करता रहता हूँ कि कैरेक्टर के अपने ट्रेट्स उसके, बाकी कैरेक्टर उसके बारे में क्या सोच रखते हैं,
वो भी उस स्ट्रीट का हिस्सा होता जाता है। फिर वो कहाँ के रहने वाले थे, वो किस माहौल में पले बढ़े, वो उनका बचपन कैसे गुजरा, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुँचे, फिर ये जो समलैंगिक थे अगर, तो इनके बारे में और क्या क्या कहानियाँ हैं, वो उनके चरित्र चित्रण में बहुत मदद करती है। तो कैरेक्टराइजेशन, बैक स्टोरी, उस आदमी के आसपास का माहौल, उसके अपने लाइक्स डिसलाइक्स, ये सारी चीज़ें पे मैं लगातार सोचता रहता हूँ और उसके मेंटल नोट्स और उसके फिज़िकल नोट्स बनाता रहता हूँ। जब मैं ये सारे काम कर रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं प्रोफेसर सीरस बन रहा हूँ। तो जैसा मैंने बताया आपको कि जब मैं सोच रहा हूँ कि वो कैसे बैठेंगे, तो अचानक से अगर मुझे आपने कहा बैठने के लिए, तो मैं सीरस की तरह बैठने की कोशिश करूँगा, बिना आपको बताए हुए कि मैं किसी रोल पे काम कर रहा हूँ। शायद आपको लग सकता है कि मेरा बैक में कुछ दर्द होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि मैं अगले रोल की तैयारी कर रहा हूँ। वैसे ही मैंने गली गुलियाँ फिल्म की, जिसने मुझे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत नाम दिया। अब वो एक ऐसे व्यक्ति का चरित्र है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं वहाँ पे। वो ऐसे व्यक्ति का चरित्र है जो दिल्ली 6 की एकदम घुप अंधेरे घर में रहता है और मानसिक रूप से विक्षिप्त होने की दिशा में जा रहा है। अब इस पे मैं तैयारी कर रहा था, तो एक दिन अचानक मैं और मेरी पत्नी से क्रॉस हुए, तो मेरी वाइफ ने कहा, क्या, हाँ क्या कहा तुमने? तो मैंने कहा मतलब यू सेड समथिंग। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं कहा। वो मेरी तरफ देखी और फिर कहती क्या है, यार कुछ दिन से ना मैं देख रही हूँ कि कुछ ज़्यादा इंटेंस प्रिपरेशन चल रहा है तुम्हारा, मेरे ख्याल से थोड़ा सा अपने आप को इजी करो, कहीं नहीं तो किसी दिन भी मतलब कुछ और हो जाएगा यार। एंड देन वो चली गई ये बोल करके। देन आई रियलाइज कि कैरेक्टर आ चुका है, जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, लिख कर पढ़ कर प्रैक्टिस करके, वो अब कैरेक्टर अंदर आ चुका है। बिकॉज मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। कितनी बार ट्रेडमिल पे दौड़ते हुए अचानक से जो है कुछ ऐसी चीज़ करता हूँ जो बगल के ट्रेडमिल पे जो दौड़ रहे हैं या चल रहे हैं, वो अचानक देखते हैं कि ये क्या हुआ इनको। तो ये एक बड़ा इमर्सिव होता है ये, और वो मेथड चेंज होते रहते हैं कैरेक्टर को नज़र में रखते हुए। सिर्फ एक ही मेथड को अपना के नहीं चल रहा होता आदमी। लेकिन जब मैं कमर्शियल फिल्म करता हूँ इरफान जी, मैं कुछ नहीं करता हूँ। मैं जाता हूँ, लाइन बोलते नहीं, लाइन बोलता हूँ, पूरे शिद्दत के साथ बोलता हूँ। हाँ। और जैसा डायरेक्टर बोलते हैं वैसे करता हूँ। क्योंकि अगर मैं तैयारी करना शुरू कर दिया तो वो उनका टाइम बर्बाद होगा। नहीं, उनका टाइम बर्बाद होगा मेरा टाइम, उनका टाइम बर्बाद होगा कि यार ये क्या मतलब, बिना मतलब कि ये एक्टिंग और पॉज में चले गए। तो इसीलिए हर जॉनर की, हर कहानी की, हर डायरेक्टर की, हर किरदार की ज़रूरतें अलग होती हैं और उस ज़रूरत के हिसाब से आप अपनी प्रक्रिया को तय करते हैं। और इस मामले में मैं बड़ा ओपन रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि किरदार बताए कि मैं कैसे उसको अप्रोच करूँ। आपने तो देखिए अलीगढ़ और गली गुलियान की बात करते हुए 2 कैरेक्टर्स की तैयारी का बहुत विस्तार से हमें बताया। हालांकि ये भी आपको शायद बैरी जॉन की ट्रेनिंग से ही मिला होगा, मुझे मालूम नहीं कि उसमें से कितना वहाँ से आया, कितना आपने करते करते एक मेथड अपना अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ में जब आप काम करते हैं तो सबसे कुछ ना कुछ लेते हैं। बैरी जॉन साहब के साथ काम करते हुए जो मैंने सबसे बड़ी चीज़ ली, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अपनी तैयारी तुम चाहे जितनी कर लो घर पे, अंत में जब तक करके तुम उसको देखोगे नहीं, तब तक वो सिर्फ सैद्धांतिक है, थ्योरी है। और एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट डूइंग इट, नॉट थिंकिंग अबाउट इट, नॉट टॉकिंग अबाउट इट। तो जब तक वो आप करेंगे नहीं, जब तक आप एक बड़ी अच्छी बात, यू हैव टू बी ट्रू टू द मोमेंट। आप उस जिस क्षण को जी रहे हो पूरा जिए आप उसको, आप उसके प्रति पूरे तरीके से ट्रूथफुल रहिए, सच्चाई के साथ उसको जीने की कोशिश कीजिए, आप प्रिटेंड मत कीजिए। हालांकि इसमें एक विरोध, इसका ठीक उलट धारा भी है। अभी पिछले 2-3 महीने पहले मेरी मुलाकात जो सुजाने बार्नेट से हुई, जो जर्मन एक्टर यहाँ पर काम करती हैं, तो उनके जो थिएटर गुरु थे वो हमेशा कहते थे कि डोंट ब्रिंग योर कैरेक्टर होम,
उनका कहना ये था। जी। और उसमें उन लोगों का और ख़ासतौर पर अगर जर्मन थिएटर में और ब्रेख्त की शैली को देखिए, ब्रेख्त का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है, जहाँ पर वो एलिनेशन की थ्योरी को पूरे तरीके से लागू करके चले वो लोग, कि जो भी कर रहे हैं वो हमसे दूर है, जो भी हम कर रहे हैं उसको हम दूर रख के काम कर रहे हैं। मैं नहीं कर पाता मैंने कोशिश बहुत की मैंने ड्रम्स इन द नाइट करके एक प्ले किया था, ब्रेख्त का लिखा हुआ ही, और रॉबिन दास जैसे महान थिएटर डायरेक्टर ने डायरेक्ट भी किया था। और ड्रम्स इन द नाइट जब कर रहे थे तो मैं ड्रम्स इन द नाइट भी जो है मैं उसमें भी मैं एलिनेट नहीं कर पाया अपने आप को उस कैरेक्टर से जब मैं करता था, लेकिन लोगों को अच्छा लगता था। सारे के सारे मतलब ट्रेन लोग आकर के उस प्ले को देखते थे, अनट्रेन भी देखते थे, सब उसकी सराहना करते थे। तो अब ये तो देखिए दो धाराएं रही ही हैं हम लोगों के यहाँ, रंगमंच में भी सिनेमा में भी। एक उस तरह की रियलिस्टिक एक्टिंग की कि आप जब तक दर्शक को रुला ना दें तो क्या एक्टिंग की है मंच पे हंसा ना दें तो क्या की, वो तो एक दो धाराएं रही ही हैं, उसमें तो कोई बात नहीं है। हमने तो सिर्फ एक बातों में बातें बढ़ाने के लिए अच्छा एक चीज़ बताइए कि बतौर बिल्कुल जब आप अपने मनोज वाजपेयी एक इंसान के तौर पर अपने को देखते हैं तो उसमें क्या कमियां खूबियां पाते हैं? अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले जो खबर चल रही है कि आपने एक नई गाड़ी खरीदी। बहुत अच्छी बात की आपने, ये एक बड़ी अच्छी बात की आपने। देखिए कि बेलवा से आकर अभी भी बेलवा में बहुत सारी चीज़ें खरीदने के ख्वाब अधूरे वहीं पर रखे होंगे और यहाँ पर नहीं सर, देखिए क्या है, वो गाड़ी जिसकी लोग बड़ी चर्चा कर रहे हैं, एक तो अजीब लग रहा है कि लोग गाड़ी का खबर दे रहे हैं। मतलब जो गाड़ी 2 साल पहले की ली हुई है वो अब खबर बना करके लोग चला रहे हैं, जो कि अपने आप में बड़ा आश्चर्यजनक है। हाँ। दूसरा आश्चर्यजनक ये है कि ये गाड़ी कब से खबर में आने, मतलब खबर के लायक हो गई। हाँ। मेरे पास में एक छोटी गाड़ी भी है जिसको मीडिया वाले बहुत 2 साल से उसके पास में मेरी फ़ोटो भी निकालते रहे और मेरे बारे में ख़बर भी चलाते रहे, उस गाड़ी के साथ में फ़ोटो डाल करके मेरे बारे में बात की, उस गाड़ी के बारे में बात नहीं की उन्होंने, क्योंकि छोटी गाड़ी है, सस्ती गाड़ी है, वो खबर के लायक नहीं है सर। ये खबर के लायक अचानक उनको लगी कहीं, क्योंकि मैं ये गाड़ी अमूमन जो है बहुत कम इसमें चलता हूँ, अचानक दिख गई, लेकिन वो 2 साल पहले की ली हुई है। मेरे बहुत सारे दोस्त जो कि गाड़ियों के शौकीन हैं, उनको पता था कि ये गाड़ी मेरे पास है, लेकिन वो भी अब बधाई दे रहे हैं। पहले बधाई नहीं दे रहे थे, वो खबर आने पे बधाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे निराशा की बात यह है कि अभिनेता के बारे में बात कम, गाड़ी पे बात ज़्यादा हो रही है। तो ये अपने आप में विडंबना है आज के समय के, और क्या बोले। सही बात। खैर, आप तो जानते हैं कि हमारे शो में ये सब बातें ज़्यादा हम करते ही नहीं हैं। हमने तो खाली ये टटोलने की कोशिश की कि बतौर इंसान आपने अपने आप को इतने वर्षों में कैसा पाया कि आप अभी भी अल्पसंतोषी, थोड़े में खुश रहने वाले, या फिर अच्छा भाई पैसा आ गया तो अब ये ब्रांड और ये ट्रैवल और ये इन्वेस्टमेंट और ये फ्यूचर प्लान, माने देखिए जब पैसा अगर आएगा, हम लोग काम करते हैं तो कम ज़्यादा पैसा तो मिलता है, और कई सालों से काम कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि आप लगातार जो काम कर रहे हैं उसके लिए आपको मुआवजा मिलता है, आपकी एक सैलरी मिलती है। तो या तो आप उसको जाके उड़ा दीजिए, या फिर उसको एक भारतीय की तरह से, एक थर्ड वर्ल्ड के आदमी की तरह से उसकी बचत कीजिए। बचत करने के कई रास्ते हैं, या तो उसको बैंक में रखिए या कहीं पे उसको इन्वेस्ट कर दीजिए। तो एक जो मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का जिस तरीके से जिस परंपरा में वो पला बड़ा है, वही रास्ता चूज़ करता है कि या तो बचाता है या फिर वो उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर देता है। खर्च करने की खर्चीले स्वभाव के ना मैं हूँ ना मेरे परिवार में कोई है, और हमें घूमने का शौक़ है, और मेरे ख़्याल से दुनिया देखना और देश देखना हम लोगों की आदत में शुमार है, और हम उससे बहुत इंजॉय करते हैं। और वहाँ के लोकल जगहों पे या जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ की हिस्टोरिकल कल्चरल एस्पेक्ट को पढ़ना, जानना, समझना, लोगों से मिलना, उनके साथ बैठना, गप्पे मारना, वहाँ की खाना खाना, तो ये हमारा एक
हमारा शौक़ है जो हम करते हैं। अगर पैसा रहता है तो आप इसको कर पाते हैं, अच्छे ढंग से कर पाते हैं। अगर आप कहें कि क्या हम इस सब के आदी हैं? नहीं। क्या ये हमारे लिए ज़रूरत है? नहीं। क्या ये जो घर जिसमें रहता हूँ मुंबई शहर में, क्या ये मुझे बाध्य करेगा कुछ ऐसा करने के लिए जो मेरे मन का नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। ब्रेख्त की एलिनेशन थ्योरी मेरे अपने कमाई को लेकर के और मेरी अपनी संपत्ति को लेकर के, ये आज है, कल को नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काम मेरे कमाई से या मेरी संपत्ति से डिक्टेट कभी नहीं होगा और न कभी हुआ है आज तक। अच्छा, बैरी जॉन के अलावा आप रघु भाई की बहुत तारीफ़ करते हैं। देखिए रघु भाई, हाँ, बहुत, हम सभी लोग उनसे बहुत सीखते हैं। रघु भाई की अगर तारीफ़ में कौन सा उनके जीवन का पक्ष है जो आपको बहुत आकर्षित करता है? क्योंकि उनके पास तो इतने लंबे जीवन के अनुभव और इतना वर्सेटाइल उनका पूरा पर्सोना है। लेकिन कब आपको, हालांकि उन्होंने ही आपको बैरी जॉन के पास लेके जी, फिर भी आपको उनके व्यक्तित्व और उनके काम में क्या बहुत अच्छा उनके काम में जो सबसे कमाल की, बहुत ही सहज रहे और वो कैरेक्टर को लेकर के इतने क्लियर रहते थे कि वो कभी भी कुछ भी इम्प्रोवाइज करते थे, वो कैरेक्टर से अलग कभी किया नहीं उन्होंने। किसी के ऊपर छा जाना, किसी को खा जाना, इस तरह के इम्प्रोवाइजेशन कभी नहीं करते थे। वो पूरे न्याय संगत, न्यायपूर्ण व्यवहार रहा उनका एक अभिनेता के तौर पे, और बहुत मेहनत करते थे रिहर्सल्स में। और मैं ये कहूँ कि हमारे समय के में जो रियलिज़म को लेकर के जिस पहले एक्टर ने रियलिज़म को समझा और रियलिज़म को अचीव किया हमारे समय में, वो रघुवीर यादव जी हैं। उसके बाद ही कोई है, उसके बाद ही हम लोग आए, चाहे मैं हुआ या इरफान, हम सब जो लोग आए उनके बाद ही आए। जिस व्यक्ति ने सबसे पहले उसको रंगमंच पे इस प्रयोग को किया था, और रंगमंच पे और उस समय किया था जिस समय रंगमंच के महारथी लोग काम कर रहे थे, चाहे वो राजेश विवेक भाई हो या मनोहर भाई हो, उत्तरा बावकर जी, सुरेखा सीकरी जी। उस दौरान में रघु भाई ने वो प्रयोग किया था और सफल प्रयोग किया था, और उसमें बैरी जॉन का बहुत बड़ा योगदान रहा था। क्योंकि रघु भाई को उन्होंने अपने प्ले में रेपेट्री के साथ जो प्ले किया था द फूल करके, तो उसमें रघु भाई को उन्होंने मेन रोल दिया था, और रघु भाई की उस प्ले ने तहलका मचाया था और एक अभिनय की एक अलग विधा को शुरू किया था, जिसके आगे आने वाली पीढ़ी में हम लोग थे। इसलिए मैं उनको बहुत श्रेय देता हूँ। उनके साथ काम भी किया था मैंने, बगदाद का गुलाम या और भी एक आध काम जो किए मैंने। तो यही जो रियलिज़म किस तरीके से अचीव किया जाए और किस तरीके से उस प्रयोग को अपने अभिनय में लेके आया जाए, ये मैंने उनसे सीखा है, उनके काम से सीखा है। मैसी साहब करके एक फ़िल्म थी उनकी जो कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में थी और जिसमें डी नीरो वगैरह सबकी फिल्में थी, उसमें उनको बेस्ट एक्टर मिला था। तो हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करते, हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं जो गुजर गया। तो मुझे लगता है कि इस हिंदुस्तान के अगर 5 बड़े अभिनेताओं का नाम लिया जाए, मेल अभिनेताओं का, तो रघु भाई उसमें ज़रूर शुमार होंगे मेरे लिए। और रघु भाई का जो गायकी वाला पक्ष है वो भी बहुत हम सब लोगों को बहुत हमेशा चमत्कृत करता है। ख़ुद आपने तो अगर देखें अपने थिएटर के ज़मानों में छऊ आपने सीखा, आपने गाने के बारे में कभी कुछ ट्राई किया? हम लोग गाना गाते थे, हम लोग कोरस में, जैसे थिएटर में कोरस में आप कुछ लोग आगे रहते हैं, कुछ लोग बीच में रहते हैं, कुछ पीछे, जो सबसे बेसुरे होते थे पीछे उनको डालते थे। हम लोग आगे के श्रेणी में रखे जाते थे और हमें गाना सीखने के लिए हमको लगातार प्रोत्साहित किया जाता रहा, चाहे वो रघु भाई हों या फिर एक्ट 1 में पीयूष मिश्रा हों, ये सब लोग हमें सिखाते रहते थे। अभी मैं सूरज पे मंगल भारी एक फ़िल्म कर रहा था, उसमें अनु कपूर साहब काम कर रहे थे। बहुत ही प्रिय आदमी हैं वो, मेरे प्रिय अभिनेता भी हैं। रघु भाई और अनु कपूर साहब दोनों एक ही ग्रुप में थे, जो कि अनु कपूर के पिताजी जिस ग्रुप को चलाते थे और गांव-गांव ये लोग सफ़र करते थे और परफॉर्मेंस देते थे। उस ग्रुप में संगीत सीखना ज़रूरी था, आवश्यक था, क्योंकि ये लोग म्यूज़िकल किया करते थे, पारसी थिएटर किया करते थे।
हमारे मेरे अपने पालन पोषण में संगीत का कोई लेना देना नहीं था। मैं एक किसान परिवार से आया हुआ था और एक जिसे कहें परिवार जो है काफ़ी प्रतिष्ठित था। तो प्रतिष्ठित परिवार जो होते हैं, चाहे जितने भी टूटे हुए हों अंदर से, वो अभी ये हारमोनियम बजाना और विशल बजाना और संगीत सीखना ये सब हमारे परवरिश का हिस्सा नहीं हुआ करता है। तो कभी सीख नहीं पाया मैं, जबकि मैं दूर से जो गांव में कीर्तन की और भजन मंडली की आवाज़ें आती रहती थी, मुझे बड़ा आकर्षित करती थी। आज भी जब मैं गांव जाता हूं तो बहुत आकर्षित करती है, लेकिन अब मैं क्या होता है चला जाता हूं, जाके बैठ जाता हूं। पहले मैं बचपन में बैठ नहीं पाता था, शायद इस वजह से वो कमी रह गई। लेकिन मैंने सीखा बहुत, गा के सीखा, पीयूष के साथ बैठ के सीखा, बाकी और लोगों के साथ जो कि हारमोनियम बजाते हैं उनके साथ बैठ के सीखा। अभी हंगामा क्यों है बरपा, जो मैंने सत्यजीत रे की कहानी की अभिषेक चौबे के साथ, रे सीरीज, उसके लिए बाकायदा उस गाने को प्रैक्टिस किया मैंने हारमोनियम पे, और एक महाशय आते थे मुझे सिखाने के लिए। तो सीखने की ललक हमेशा से रही है, अच्छा गाने की ख्वाहिश हमेशा से रही है। अभी भी गुनगुनाता हूँ, लेकिन मैं पीयूष और रघु भाई और इन सब जैसे मेरी ना आवाज़ है ना परवरिश का वह हिस्सा रही, इसलिए वो चूक गया मैं। शायद ऊपर वाला चाहेगा तो अगले जन्म में ये पूरा होगा। लेकिन संगीत हमारे परिवार, हमारे घर का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। सुबह की शुरुआत अगर गंधर्व साहब से ना हो रही हो तो मज़ा नहीं आता है, या अमोनकर जी नहीं गा रही हों पृष्ठभूमि में, तब तो मज़ा नहीं आता है। तो जिस गुनगुनाने की बात आपने की, तो कुछ गुनगुनाइए। क्योंकि देखिए अभी हम आगे बढ़ते हुए कुछ आपके आवृत्ति और रेसाइटेशन पे बढ़ेंगे। ये जो है मैं जान रहा था कि आप जो है, आपके चेहरे पे एक मैं नॉटी स्माइल देख रहा था। तो मैं गाऊंगा नहीं, मैं आलाप हल्का सा भोजपुरी में एक नेटुआ में एक आलाप लेता था। कहाँ जइबै गे सजनिया, बस इतना। ज़्यादा मैं गाता नहीं हूँ, बेसुरा हो जाता हूँ मैं, क्योंकि शर्माता हूँ ना, तो बेसुरा हो जाता हूँ। हाँ। कभी आप चाय और पीजिए मेरे साथ, जिसको चाय कहते हैं वो पीजिए, तो फिर तो कुछ ज़्यादा गुनगुनाहट पे, कुछ ज़्यादा गुनगुनाहट। वो पुराने दिन, आशिकाने दिन, ओस की नमी में भीगे वो पुराने दिन किधर गए, सब किधर गए, पीछे मुड़ के देखा जाने सब किधर गए, अकेले हैं खड़े कदम नहीं बढ़े, जाएंगे कहाँ कुछ पता नहीं, वो पुराने दिन, आशिकाने दिन, उसकी नमी में भीगे वो पुराने दिन। हाँ, क्या बात है। अब इसमें सिर्फ गायकी नहीं है, बल्कि वो पुराने दिनों का रिकॉल भी। जी बिल्कुल। बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि जो जीवन हम कुछ दोस्तों ने और हमारे रंगमंच के ग्रुप ने जिया है, वो जल्दी किसी को वो मिलेगा। इस मामले में मैं बड़ा धनी रहा हूँ, और कि मुझे लोग बड़े अच्छे मिले, दोस्त बड़े अच्छे मिले, और जब भी मिलते हैं वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। जी। अच्छा ये बताइए, अभी तो कल परसों ही हमारी बात राम गोपाल बजाज जी से हो रही थी। उन्होंने कहा थिएटर से ज़्यादा मुझे हमेशा आवृत्ति करना बड़ा अच्छा लगता था, कविताएं पढ़ना, सस्वर बोलना, ये वगैरह। तो खैर आपका तो वो उधर से रास्ता गुजरा नहीं जो गुजर सकता था शायद। जी। वो तो छोड़िए, लेकिन आपको भी बहुत आवृत्ति करने का शौक़ है कि साहित्य का कुछ वाचन, सस्वर किया जाए। वो जिस माहौल में था, मैं जिस स्कूल में पढ़ा था, वहाँ पर पोएट्री को लेके, कविताओं को लेके एक बड़ा अजीब सा एक चलन था, और सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पे कविता की गोष्ठियाँ हुआ करती थी, या कविता को जो है कविता पाठ होता था वहाँ पे, और या कविता पाठ की प्रतियोगिता हुआ करती थी, स्कूल की बात, स्कूल की। तो वहाँ पर जब मुझे पहली बार 5वीं क्लास में दिया गया था, तब जब मैंने वो किया, उसके बाद से मुझे लत पड़ गई।
और कविताओं को लेकर के वो जो लत लगी मुझे आज तक मेरी गई नहीं है। लेकिन मैंने अभिनय में भी इसको यूज़ किया, इसको कि कविता पाठ को या कविता पाठ की जो पूरी प्रक्रिया है या जो पूरी सोच है या वो जो क्राफ्ट है इसका, उसको अभिनय में कैसे लेके आया जाए। और जब मैंने उसको डाला उसमें तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और अपने वर्कशॉप में जो मैं कंडक्ट करता हूँ कविता पाठ हमेशा रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कविता पाठ अगर आप रोज़ करें तो आपको रिदम की, सुर की, पॉजेस की, शब्दों की, इन सब चीज़ों की जो जानकारी मिलती है वो अभिनय के लिए सर्वोत्तम है। जो कि अभी आजकल इरफान जी क्या होता है जी कि रियलिज़म के नाम पे हम कुछ नहीं करने के आदी हो गए हैं, जो कि सही नहीं है। रियलिज़म बड़ी कठिन चीज़ है अचीव करना, और उसको अचीव करने के लिए आपकी स्किल और आपका क्राफ्ट पूरे तरीके से मज़ा होना चाहिए, ताकि जहाँ जहाँ एम्फेसिस देना है, जहाँ पॉजेस लेने हैं, जहाँ पे उसको पिच करना है, ये सब चीज़ें, ये सब कविता से बहुत आसानी से आप कविता अगर पाठ करना सीखेंगे तो बहुत आसानी से आप उसको कर पाएंगे जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो हाँ, ये काफ़ी मेरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है कविता पाठ। तो कविता की बात हुई मनोज जी, तो कुछ आप हमको कविता सुनाइए। तो सुनाता हूँ मैं आपको। परशुराम की प्रतीक्षा दिनकर साहब की है। इसका एक छोटा सा 2 पैराग्राफ सुनाता हूँ जिसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही कमाल, मतलब दिनकर साहब के शब्दों का चुनाव और दूसरा रिदम, एम्फेसिस, मतलब मुझे लगता है कि वो कमाल के ही कवि थे। और बहुत ही भारी भरकम अगर शब्द भी यूज़ करते थे वो, तो वो शब्द भी ऐसा इस तरीके से उसको रखा जाता था कि आप शब्द का मतलब ना भी जानते हों, आप भावार्थ समझ जाते थे, है ना। तो या उसकी इमोशन को आप समझ जाते थे जी। अब जैसे है खंड 2 में, हे वीर बंधु दाई है कौन विपद का। ये कौन सी किताब है? ये परशुराम की प्रतीक्षा। हे वीर बंधु दाई है कौन विपद का, हम दोषी किसको कहें तुम्हारे वध का। ये गहन प्रश्न कैसे रहस्य समझाएं, 10-20 बधिक हों तो हम नाम गिनाएं। पर कदम कदम पर यहाँ खड़ा पातक है, हर तरफ लगाए घात खड़ा घातक है। घातक है जो देवता सदृश दिखता है, घातक है जो देवता सदृश दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यहाँ मारा है। वाह, क्या बात। जो सत्य जानकर भी न सत्य कहता है, जो सत्य जानकर भी न सत्य कहता है, या किसी लोभ के विवश मूक रहता है, उस कुटिल राजतंत्री करदय को धिक् है। उस कुटिल राजतंत्री करदय को धिक् है, ये मूक सत्य हंता कम नहीं वधिक है। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल इतनी प्रासंगिक बात जो कभी उन्होंने कही थी। एक अगला मैं पढ़ देता हूँ अंतिम जी। चोरों के हैं जो हितु, चोरों के हैं जो हितु, ठगों के बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं। जो छल प्रपंच सबको प्रशय देते हैं, या चाटुकार जन से सेवा लेते हैं। ये पाप उन्हीं का हमको मार गया है, ये पाप उन्हीं का हमको मार गया है। भारत अपने घर में ही हार गया है, हार गया है। क्या बात है। दिनकर साहब को मतलब मैं पढ़ता चला जाऊं मैं तो। नहीं, फिर हम देख रहे हैं कि आप शायद आशुतोष राणा जी की भी कोई किताब ये आशुतोष राणा जी, मैं आपने कहा था कुछ किताबें लेके आइएगा, पर आशुतोष राणा जी की ये लिखी हुई है रामराज। उसने मेरे घर पे ये किताब भेजी, तो मैंने कहा तुम्हारी लिखी हुई है क्या? तो उसने कहा तुमने मुझे गधा समझाया क्या? बहुत अच्छी किताब है,
बहुत ही बढ़िया किताब है, आप सब लोग ज़रूर पढ़िए, जो भी हिंदी पढ़ सकते हैं। मैं शुरू के ही 5 लाइनें पढ़ देता हूँ। कैकई इनका जो पहला ये है, भरत नंदीग्राम में ही रुक गए थे। उन्होंने अपना निर्णय सुना दिया था कि प्रभु श्री राम के अयोध्या लौटने तक उनकी चरण पादुकाएँ ही रघुवंश के सिंहासन पर रखी जाएगी और स्वयं राजकुमार भरत नगर में रहते हुए भी निर्वासित जीवन जिएगा। संपूर्ण प्रजा और राज परिवार को शत्रुघ्न के साथ अयोध्या लौटा दिया गया था। अयोध्या के इतिहास में यह पहला अवसर था जब उसके गौरवशाली सिंहासन पर किसी पुरुष को नहीं बल्कि किसी प्रतीक को प्रतिष्ठित किया गया था। अनाथ हुई अयोध्या अपने इस दुर्भाग्य के लिए महारानी कैकेयी को दोष दे रही थी, जिसने अपनी कुत्सित इच्छा की पूर्ति के लिए अयोध्या को कुंठित करके छोड़ दिया था। 7 भाइयों की इकलौती लाडली बहन कैकेयी, पिता अश्वपति की जो पक्षियों की भाषा भी समझ लेते थे, प्राण प्रिय बेटी कैकेयी आज अयोध्या के अपने महल में अपमानित प्रवंचित सी एकाकी खड़ी स्थिर नेत्रों से शिवालय में जलने वाले ज्योति कलश की ज्योति को अपलक देख रही थी कि तभी उनके कानों में अपनी प्रिय दासी दीप शिखा का स्वर सुनाई दिया। महारानी सुमित्रा और राजरानी श्रुतकीर्ति आपके दर्शन करना चाहती हैं। कितना बढ़िया लिखा है, क्या भाषा है, बहुत क्या भाषा है, बिल्कुल। इतनी बढ़िया लय, इतना बढ़िया संवाद, सब ये आपने कहा था तो मैंने इसको मंगाया था। ये अंधा युग धर्मवीर भारती जी का लिखा हुआ प्ले है, जो कि मेरे ख्याल से हर पीढ़ी के एक्टर्स जो हैं दिल्ली में इसका मंचन करते हैं। आपने कहा कि अश्वत्थामा का पढ़ने के लिए जी, मैंने कभी वैसे मैं बताऊं अंधा योग किया नहीं, लेकिन ये जो सीन है कई बार हमारे वर्कशॉप्स में इन सीन्स पे काम किया हमने, तो एक तरीके से समझिए कि उसकी प्रैक्टिस करते रहते थे स्पीच वगैरह पे, या वही खास सीन ले करके उस पर हम लोग काम किया करते थे। तो अश्वत्थामा ये जब पूरा बीत चुका है और नरसंहार हो चुका है, महाभारत जो है ख़त्म होने का समय है और सब लोग क्षत विक्षत हैं और सब ने जो है बहुत सारा कुछ खोया है, जो कि युद्ध के बाद जो होता है उसमें अश्वत्थामा जंगल में अपने धनुष को देख रहा है। ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने देखा दुर्योधन को निशस्त्र, दीन आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को। कुचले हुए सांप सा भयावह किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है ये। जैसा है मेरा मन, किसके बल पर लूंगा मैं अब प्रतिशोध पिता की निर्मम हत्या का। वन में भयानक इस वन में भी भूल नहीं पाता हूं मैं, कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया, शस्त्र रख दिए थे गुरु द्रोण ने रणभूमि में। उनको थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में। पाकर निहत्था उन्हें पापी धृष्टद्युम्न ने अस्त्रों से खंड खंड कर डाला। भूल नहीं पाता हूं, मेरे पिता थे अपराजय, अर्ध सत्य से ही युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर भी जो शुभता कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने कर दी। धर्मराज होकर वे बोले, नर या कुंजर, मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया। उस दिन से मैं हूं पशु मात्र, अंध बर्बर पशु, किंतु आज मैं भी एक अंधी गुफा में हूं भटक गया।
गुफा ये पराजय की। दुर्योधन सुनो, सुनो द्रोण सुनो, मैं ये तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा शेष हूं अभी तक, जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है, गंदा कफ वासी थूक शेष हूं अभी तक। अभी क्या है सर, मुझे आप अब उकसा रहे हैं, आप उकसा रहे हैं। मैं तो चला जाऊंगा सर, मैं तो बह जाता हूँ। अभी आप बिल्कुल पहुंच गए वहाँ। जी अभी तो बहुत सारी इसमें कमियां थी, लेकिन हाँ टेक्स्ट लीड करता है आपको बहुत बार, टेक्स्ट भी टेक्स्ट होता है। जिस चीज़ के साथ आप समय गुजार चुके हैं वो आपको, जब आप अचानक से, ये उसी बात हुई ना कि मैं जिस नहर पे नहाता था, नदी में नहाता था, आप अचानक मुझे वहाँ लेके जाएंगे तो पहले तो मैं अंगूठा से छूऊंगा, फिर आप आधे घंटे के बाद आएंगे तो आप देखेंगे मैं वहाँ तैर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सब यादें हैं। लेकिन ये तो इस जैसे ये हुआ, तुगलक हुआ, या फिर हैमलेट हुआ, मकबेथ हुआ, ये सब जब पढ़ने लगता हूँ मैं, आज भी जब कभी पढ़ता हूँ तो मैं अपने घर में भी जो है अचानक से शुरू हो जाता हूँ। मैं तो बस ये कल्पना कर रहा था कि आपके घर में ज़रूर एक अच्छी लाइब्रेरी होगी। हाँ ठीक तो ठाक। क्या क्या किताबें, किस तरह की ज़्यादा कविताओं? इसी तरह की किताबें हैं, या जो दोस्त लोग देते हैं वो किताबें हैं। कुछ बहुत सारी अंग्रेज़ी की हैं, उसमें से बहुत कम मैंने पढ़ी है, मेरी पत्नी ज़्यादा उसमें से उन्होंने पढ़ा, उनका कलेक्शन। आपकी पत्नी शबाना खुद भी अच्छी एक्ट्रेस हैं। अच्छी एक्ट्रेस के अलावा वो वोरेशियस रीडर है वो। हाँ, वो किताब पढ़ने के मामले में मुझसे कहीं ज़्यादा वो डिसिप्लिन्ड है। मेरे किताब पढ़ने की जो ज़्यादातर समय है वो या तो व्यस्तता के कारण चला जाता है, या फिर वो ज़्यादातर समय वो लोगों की स्क्रिप्ट को पढ़ने में और उनको जवाब देने में चला जाता है। लेकिन एक डिसिप्लिन कुछ साल से मैंने शुरू किया है कि कम से कम 10 पेज तो मैं पढ़ूंगा, तो वो मैं कर लेता हूँ। आजकल बड़ी अच्छी किताब पढ़ रहा हूँ, अंशुल चतुर्वेदी जो हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के, उन्होंने जो भेजी है विवेकानंद जी के बारे में, उनकी अपनी लिखी हुई, उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग जो विवेकानंद जी के बारे में है, वो मैं आजकल पढ़ रहा हूँ। जी, तो इस तरीके से पढ़ाई लिखाई जो है भले ही कम कर पाऊँ, लेकिन वो एक आदत है कि 10 पेज पढ़ के ही सोना, या दिन में कभी 10 पेज पढ़ लेना जब आप खाली हो। और आप पति पत्नी के बीच एक बेटी है आवा जी, उसका क्या शौक़ है पढ़ने का? या अभी तो उसका शौक़ ये है कि मुझे किसी तरह से खेलने को मिल जाए, तो उसको खेल को लेकर के और दोस्त बनाने को लेकर के मैं देखता हूँ। बड़ी अभी 10 साल की है। और रात को उसको किताब के कुछ एक पन्ने पढ़ा करके ही सुलाने की एक कवायद है मेरी पत्नी की। तो हम लोग चाहते हैं कि 2-3 चीज़ें उसके अंदर में हम डाल पाएँ। एक तो संगीत की समझ, दूसरा किताब पढ़ने को लेकर के एक अनुशासन, और तीसरा ध्यान करने को लेके अनुशासन, जो कि हम पति पत्नी में है। हमारी सुबह की शुरुआत होती है मेडिटेशन से, और शाम का और दिन का अंत होता है मेडिटेशन से। तो हम चाहते हैं कि ये कुछ 2-3 चीज़ें हैं वो हमसे ले ले, वो और अपने जीवन पर्यंत वो उसको करती रहे। तो हम समझते हैं कि कुछ बातें अगली मुलाकात के लिए भी रखी जाएं, लेकिन एक चीज़ होती है कि एज अ गेस्ट या एज अ इंटरव्यूई कभी कभी मन कहता है कि यार ये वाला तो कोई सवाल पूछता ही नहीं है, कोई पूछे तो सही तो कुछ बोलूं। तो आप लोगों ने पूरा कुरेद दिया, अब खाली कर दिया आप लोगों ने। और जो बचा हुआ था वो आपने करा दिया, आपके कैमरे के सामने आपने थिएटर करा दिया मुझसे। अच्छा, जब आप अभी पढ़ रहे थे तो आप एक सर्टेन पॉजेस का पैटर्न था, ये मेरा ख्याल है कि पहले सुने हुए संवादों का कोई एक उसकी स्मृति है, या हाँ, वो क्या कैसे कर? अगर मैं अभी करूंगा तो शायद इसको पूरा अलग करूंगा, मतलब हाँ, जब पूरी तैयारी, क्योंकि आपने शुरुआत बहुत बहुत लो से शुरू किया था, क्योंकि वो ऐसे ही करना चाहूँगा मैं, क्योंकि अश्वत्थामा का ये पूरी अंतर्द्वंद हाँ उसका चल रहा है। और
और उसका फ्रस्ट्रेशन भी बाहर आता है बीच बीच में। तो वो कैसे वो उसको अलग ढंग से हम कर पाएँ, अलग एक उसका परिप्रेक्ष्य में उसको देख पाएँ। अगर आप करें तो पूरे तरीके से अलग करने की कोशिश करूँगा। ये जो पढ़ा मैं जब करता था या जो देखा था, इस तरीके से चीज़ें हैं। लेकिन करते हुए मुझे लगा कि बहुत अलग हो सकता है। अच्छा, और उर्दू शायरी में आपकी कैसी दिलचस्पी है? उर्दू कविताएं, मतलब नज़्में, नहीं बिल्कुल, शेर? मतलब हाँ। जी बिल्कुल। और काफ़ी लोगों को आदमी पढ़ता भी रहा है। चूँकि ये हिंदी कविताएं जो हैं मेरे अपने स्कूल के समय से चलती आ रही हैं, तो ज़्यादातर कविता हिंदी के साथ मेरी अपनी मैं बड़ा सहज होकर के पढ़ पाता हूँ। उर्दू पढ़ता हूँ तो एक पेज के में एक शब्द ज़रूर होगा कि मैं पूछूंगा ये नुक्ता क्या कब जा, ये नुक्ता कहाँ पे लगेगा ज़रा बताओ। तो खैर, उसके लिए तो आजकल रेख्ता ने एक डिक्शनरी जारी कर दी है, ट्राइलिंगुअल डिक्शनरी है। आप वहाँ से बहुत आसानी से देख सकते हैं। रोमन में भी है, देवनागरी में भी है, उर्दू। rekhta-dictionary.com ये उसका नाम है। ऐप में भी है। तो वो एक हमेशा हैंडी चीज़ है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मतलब उर्दू में सिर्फ एक ही चीज़ मुझे परेशान करती है, बाकी तो मैं बहुत पढ़ता रहा हूँ। और बहुत सारे अपने शायरों को पढ़ा है हमने, बहुत सारे महान शायरों को पढ़ा है। लेकिन जो परेशान मुझे करती वो नुक्ताओं ने मेरा जीना हराम किया हुआ है। नहीं, अभी तो आपको ऑनलाइन एड, मतलब मदद हमेशा मौजूद है। लेकिन मैं हमेशा मदद मांगता हूँ इस बारे में। हाँ। जैसे मैं हंगामा क्यों है बरपा में कर रहा था, तो उसको करते हुए मैं 10 बार जो हमारे जो हेल्प करने वाले थे उनसे पूछता था, सही है ना, ये सही है, ये सही है। और फिर उसको कितने नेचुरली आप उसको बोल सकते हैं एक अभिनेता के तौर पे। ये एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि लोगों को ना पता चले कि भाई नुक्ते को लेके इसके मन में जो है कोई सवाल थे। आप शायद कुरुक्षेत्र भी लाए थे क्या? मतलब कोई और भी? देखिए, एक दो किताबें और थी। देखिए, ये 3 किताब है। अच्छा, 3 पे ही रहने देते हैं, ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज नहीं करता। अगली बार के लिए रखते हैं एक्सपोज करना। देखिए, मेरा नाटक करने को लेकर के हमेशा मेरी इच्छा रही, लेकिन कुछ संयोग ऐसे बने कि होते होते रह गया। जैसे मखन देशपांडे मेरे बड़े प्रिय निर्देशक हैं और दोस्त भी बहुत अच्छे हैं मेरे। तो उन्होंने एक वन एक्टर एक प्ले दिया था उन्होंने, जिसमें हम लोगों ने 5-7 दिन 8 दिन काम भी किया। लेकिन उसके बाद फिर वो भी व्यस्त हुए और मैं भी व्यस्त हुआ। अब तो मैं जो व्यस्त हुआ फिर उसके बाद कभी खाली नहीं हुआ। लेकिन अभी अच्छा है कि आपसे बातचीत में ये मुझे लगा कि मैं वो उससे स्क्रिप्ट जो 15 पेज की है मैं ले करके याद कर लेता हूँ, जब मौका लगेगा उसको। वन एक्ट प्ले तो उसको जो है मोनोलॉग है, एक एक्टर का है, तो उसको मैं अगर याद कर लूँगा तो हम लोग उसको कभी भी परफॉर्म कर सकते हैं। मुझे अभिनय से रुचि है इरफान जी, मैं आपको बताऊँ, मैं अभिनय से मेरा एक अंतहीन जो प्रेम है, कभी ना ख़त्म होने वाला ये प्रेम, और मुझे लगता है ये जारी रहे अंत समय तक। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ। मैं अभी जब आपने अंधा युग मुझे पढ़ने के लिए दिया, मैं खो गया। या फिर मैं परशुराम की प्रतीक्षा पढ़ रहा था या आशुतोष के कुछ एक पेजेस पढ़ रहा था। मुझे मज़ा आता है, मुझे पूरे दिन में अभिनय करने में ही मज़ा आता है, या अभिनय से जुड़ी हुई चीज़ें करने में मज़ा आता है। उसके अलावा जो शुरू के सवाल में जो आपने कहा था, ये गाड़ी वो गाड़ी, वो सब गाड़ियाँ या फिर कपड़े या फिर घर, ये सब चीज़ें लगता है ये यहाँ से निकलने के बाद समझ में आती है, यहाँ पे रहते हुए समझ में नहीं आती है, ना उनका ख्याल कभी आता है। तो इसलिए कहते हैं ना कि जब ये प्रेम प्रसंग सच्चा है तो इसमें किसी और चीज़ की मिलावट होनी बड़ी मुश्किल है। तो ये प्रेम प्रसंग आपका चलता रहे, आप हमेशा इसी तरह से युवा, एनर्जेटिक और सक्रिय बने रहें, यही हमारी शुभकामनाएं रहेंगी। मनोज जी, आप हमारे लिए शो में दोबारा आए, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच इरफान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू में आज हमारे साथ थे मशहूर अभिनेता मनोज बाजपेयी। कुछ कहना चाहते हों आज के इस एपिसोड के बारे में तो आप हमें लिख सकते हैं guftgu@rekhta.org पर। इसको मैं फिर से पढ़ता हूँ।
है ना, आप लीजिएगा, सिर्फ इसको पढ़ लीजिए। बिल्कुल। इसको मैं इस तरह से कर रहा हूँ जैसे कि हम लोग रीडिंग करते हैं प्ले के, उस तरीके से करेंगे। तो इसमें पूरा परफॉर्मेंस आपको नहीं दिखेगा, लेकिन परफॉर्मेंस का हिंट मिल सकता है। तो महाभारत ख़त्म हो चुका है, लड़ाई ख़त्म हो चुकी है, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं, बहुतों ने अपनों को खोया है। अभी अश्वत्थामा अपने पिता द्रोण की मृत्यु पर विक्षिप्त है, जंगल में भागा हुआ है। ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा निशस्त्र दीन, आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को। कुचले हुए सांप सा भयावह किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है ये। जैसे मेरा मन, किसके बल पर लूंगा मैं अब प्रतिशोध पिता की निर्मम हत्या का। भयानक इस वन में भी भूल नहीं पाता हूं। कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया, शस्त्र रख दिए गुरु द्रोण ने रणभूमि में। उनको थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में, पाकर निहत्था उन्हें पापी धृष्टद्युम्न ने अस्त्रों से खंड खंड कर डाला। भूल नहीं पाता हूं मेरे पिता थे अपराजय। अर्ध सत्य से ही युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर भी जो शुभता कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने कर दी। धर्मराज होकर वे बोले, नर या कुंजर? मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया। उस दिन से मैं हूं पशु मात्र, अंध बर्बर पशु, किंतु आज मैं भी एक अंधी गुफा में हूं भटक गया। गुफा ये पराजय की। दुर्योधन सुनो, सुनो द्रोण सुनो, मैं ये तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा शेष हूं अभी तक। जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है, गंदा कफ, बासी थूक, शेष हूं अभी तक। आत्मघात कर लो इस नपुंसक अस्तित्व से। छुटकारा पाकर यदि मुझे पिघली नरकाग्नि में भी उबलना पड़े, तो भी शायद इतनी यातना नहीं होगी। क्या बात है, क्या जब कोई अपना जताता प्यार है, वो पल ही तो त्योहार है। अपने सपनों के घर को जब मिलता आकार है, वो पल ही तो त्योहार है। कोई पूरी करे ख्वाहिश जब बिना इजहार है, वो पल ही तो त्योहार है। अपने हर पल को बनाइए खुशियों का त्योहार।
बड़ौदा होम लोन्स और कार लोन्स के साथ। बैंक ऑफ बड़ौदा,